स्क्रीन शेयर हो जाए तो बताइए। शेयर हो गई स्क्रीन वगैरह। चलो ठीक है। अच्छा, हमने एनिमल रिफ्रेशर से पोल्ट्री पढ़ी थी, वहां पे जितनी थी वहां पे आपको बताया। आज हम अब्दुल सलाम की किताब से पढ़ते हैं पोल्ट्री। ठीक है, काफी चीजें सिमिलर हैं, कुछ चीजें जो न्यू हैं उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी काफी चीजें मैंने वहां पे आपको बताई थी पोल्ट्री में, जो हमने 3-4 क्लासेस वहां पे लिए थे। यहाँ पे सबसे पहले कॉमन टर्म्स यूज किए गए लिखे गए हैं जो पोल्ट्री प्रोडक्शंस में यूज होते हैं। नंबर वन, ब्रूडर। हमने वहां पे भी समझा था ब्रूडर क्या होता है। ये एक जगह होती है जो वार्म प्लेस होती है, या एक सिस्टम होता है जो न्यूली हैच चेक्स होते हैं उनको वहां पे रखा जाता है कुछ हफ्तों के लिए। ठीक हो गया। यहाँ इसको मदर ब्रूडर को मदर हेन भी कहा जाता है। ये क्या होता है, ये हीट जो है ना प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन कंफर्ट वगैरह उस शेड में प्रोवाइड करता है। तो उसको ब्रूडर कहा जाता है। यहाँ वो हुवर होता है जहाँ पे यंग चिक्स को रखा जाता है ताकि उनका टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। ये आपने शेड्स वगैरह में देखा होगा, ये ब्रूडर होता है। ये ब्रूडिंग किसे कहते हैं, अब इस प्रोसेस को ब्रूडिंग कहा जाता है। ठीक है, ये तो ब्रूडर था, बट ये जो प्रोसेस है जिसमें हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, केयर करते हैं, क्योंकि न्यूली है चिक्स होते हैं। उनकी छोटे चिक्स की केयर करना बहुत ही लाजम होता है। और उसकी फीड का, उसकी पानी का ख्याल रखा जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ब्रूडिंग कहा जाता है, जिसमें हम ये आर्टिफिशियल हीट विथ फीड एंड वाटर एंड कंफर्ट मैनेजमेंट जो की जाती है, इस पूरे प्रोसेस को फिर ब्रूडिंग कहा जाता है। ठीक हो गया। और इसमें आपको एक चीज याद रखवाई थी, वो क्या थी, टेम्परेचर जो था फर्स्ट वीक का। वो आपको बोला था याद रखना, ये पेपर में आ सकता है कि टेम्परेचर कितना रखा जाता है फर्स्ट वीक में, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक हो गया। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट आपने याद रखना है। अगर पूछ ले कि ब्रूडिंग के दौरान कितना टेम्परेचर फर्स्ट वीक में रखा जाता है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर वो सेल्सियस में देता है ऑप्शंस तो फिर भी कंफ्यूज नहीं होना है, बता चुका था ये क्वेश्चन सारा। 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। कभी कभी ना वो फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में वो कन्वर्ट करता है ताकि कंफ्यूजन क्रॉस करवा सके। क्लियर रहना, यहां से सिर्फ इसकी डेफिनेशन वगैरह नहीं, ये टेम्परेचर पूछ सकता है जो आपने याद रखना है। दूसरी यहाँ पे कौन सी टर्मिनोलॉजी है, वो है ब्रेलिंग। ब्रेलिंग किसे कहा जाता है, अ टेक्निक यूज टू प्रिवेंट द बर्ड्स फ्रॉम फ्लाइंग। असल में ये एक मेथड होता है जहाँ पे बर्ड्स को ना पकड़ा जाता है। आपने देखा होगा जैसे जो है ना, हम वैक्सीनेशन के लिए बर्ड्स को लेके जाते हैं शेड से, या जो है ना वेट वेट वगैरह करने के लिए, तो हम बर्ड्स को उठाते हैं। आपने देखा होगा जो वहाँ पे लोग काम करते हैं, या जो बाहर से मार्केटिंग के लिए बर्ड्स को जब कंप्लीट उनकी रेयरिंग हो जाती है, तो वो उनकी लेग से पकड़ते हैं, आपने देखा होगा। तो वो क्या करते हैं, बर्ड्स की लेग से बर्ड्स को Ay, तीन चार। Kuruplan, man. काइंडली ये म्यूट, माइक अनम्यूट ना करें, किसकी है मैं म्यूट कर देता हूँ। आदिल ये म्यूट ना करें प्लीज, अनम्यूट ना करें, खामोश होके सुने। आपने देखा होगा कि ना वो जो बर्ड्स होते हैं फिर उनको 4, 5, 8, 10 10 बर्ड्स को भी वो लेग से पकड़ के उठाते हैं। तो ये उस प्रोसेस को, उस मेथड को ब्रेलिंग कहा जाता है। ठीक है। क्यों, ताकि वो बर्ड्स आगे पीछे भाग ना सके। तो यहाँ पे इसने थोड़ी सी इम्बिग्विटी दिखाई है डेफिनेशन में, बट आपने कंसेप्ट क्लियर करना है क्या होता है जहाँ पे बर्ड्स को कैच किया जाता है। ये उस मेथड को कहा जाता है या टेक्निक को कहा जाता है ब्रेलिंग को। सही है, ये पेपर के हवाले से इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है। उसके बाद कैंडलिंग, ये बता चुका हूं, ये हमने डिटेल में पढ़ी थी। कैंडलिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एग्जामाइन एन इन्फेक्टेड टू डिटरमाइन इंटीरियर क्वालिटी या स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। कैंडलिंग में क्या होता है कि इंक्यूबेटर के दौरान या इंक्यूबेशन के दौरान जो अंडे होते हैं उनको एग्जामाइन किया जाता है कि ताकि उनमें कोई इनफर्टाइल एग वगैरह तो नहीं है, या एम्ब्रियो की डेथ तो नहीं जो है ना एग के अंदर हो चुकी है। ठीक है। डार्क रूम होता है जिसमें लाइट पास की जाती है। बस बेसिक कंसेप्ट इसका क्या है कि अंडों को, अंडे जो है ना अंडे होते हैं उनको एग्जामाइन किया जाता है। इस प्रोसेस को कैंडलिंग कहा जाता है। ये हमने पढ़े थे। जो है ना पहली कैंडलिंग 7 डे 7th डे पे की जाती है। टोटल जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है
21 का होता है फर्स्ट कैंडलिंग 7वें दिन पे की जाती है, और सेकंड कैंडलिंग जो की जाती है 18वें दिन पे की जाती है। ठीक है, यहाँ से सिर्फ ये 2 डेज आपने याद रखने हैं। और ये कैंडलिंग की क्या होती है कि एग्स को एग्जमाइन किया जाता है। सही हो गया, ताकि अगर उनमें कोई इनफर्टिलिटी है तो उनको दूर किया जाता है या निकाला जाता है वहां से। कैनिबलिज्म, कैनिबलिज्म भी हमने पढ़ा था। क्या है ये? हैबिट है पोल्ट्रीज में, वाई से हैबिट तो नहीं है, बुरी चीज है, जहां पे ये एक दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं या खाना शुरू करते हैं, फीदर्स वगैरह को पिक करना शुरू करते हैं, तो ये उससे कैनिबलिज्म कहा जाता है। इसका मेन काज आपको बताया था, मिनरल्स की डिफिशियंसी से भी होता है। और जो इसका मेन है वो है ओवर क्राउडिंग। आपको क्वेश्चन भी दिखाया था 2023 में, इससे क्वेश्चन आया था कि किस तरीके से कैनिबलिज्म के केसेस को मैनेज किया जाता है, कि जो है ना ओवर क्राउडिंग को हम खत्म करें। क्योंकि जब ओवर क्राउडिंग होती है, जब 50 बर्ड्स की स्पेस होगी, आप वहां पे 100 बर्ड्स खड़ा करेंगे, तो वो जाहिर है आपस में लड़ना शुरू करेंगे। ठीक हो गया, तो उससे उस कंडीशन को कैनिबलिज्म कहा जाता है। और इसका मेजर काज क्या होता है? ओवर क्राउडिंग होता है। इसमें क्या होते हैं, बर्ड्स आपस में लड़ना शुरू करते हैं, आप एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना। ये शार्ट शार्ट टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैपून आपको बता चुका हूँ, जो मेल फाउल होता है कैस्ट्रेटेड, उसको कहा जाता है कैपून। ये चीज नहीं है। क्रॉप, ये भी हमने पढ़ा था। क्रॉप ये क्या होता है? जो है ना, नेक के नीचे, बेस ऑफ नेक में बर्ड्स में एक स्वेलिंग पार्ट आपको नजर आएगा, इनलार्ज पार्ट, जिसको क्रॉप कहा जाता है। और ये स्टमक का पार्ट नहीं है। मैंने आपको वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी समझाया था, यहाँ भी पढ़ेंगे डिटेल में फिर दोबारा। बट आपने याद रखना है, ये स्टमक का पार्ट नहीं है। यहाँ पे जस्ट फीड जो होती है टेम्पररी स्टोर होती है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पोल्ट्री 2023 में आ चुका था, आपको दिखाया भी था कि फीड कहाँ पे टेम्पररी स्टोर होती है बर्ड्स में। क्रॉप में होती है, जो ईसोफेगस के नीचे जो है एनलार्ज्ड पार्ट होता है, उसे क्रॉप कहा जाता है। ये इसको डिटेल में नीचे पढ़ते हैं, बट यहाँ पे छोटी छोटी डेफिनेशन है। डबिंग किसे कहा जाता है ये भी आपने याद रखना है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल और ट्रिमिंग ऑफ कॉम्ब एंड वेटल्स। कॉम्ब एंड वेटल्स आपने बर्ड्स में देखे होंगे, एक हेड रीजन के ऊपर आपको एक चीज नजर आएगी, जिसको कॉम्ब कहा जाता है, फिर बीक के नीचे होता है, उसे वेटल कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों को रिमूव किया जाता है, इस प्रोसेस को डबिंग कहा जाता है। ठीक हो गया, ताकि वो बर्ड्स आपस में जो है ना हार्ट ना कर सकें, या जो है ना कभी कभी क्लाइमेट कंडीशंस हो जाती हैं, कोल्ड कंडीशंस, तो वो जो जिसके कॉम्ब वगैरह ज्यादा होते हैं, तो वो ज्यादा ठंड में आ जाते हैं, या अपीयरेंस में भी एक अच्छा नहीं लगता, तो फेस्टिवल्स वगैरह में भी, तो उनको वो रिमूव कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को आपने डेफिनेशन याद रखनी है। जो बर्ड्स में कॉम्ब होती है या जो वेटल्स होते हैं, उनको रिमूव करने को डबिंग कहा जाता है। आपने याद रखना है, हमने ये पढ़ा था लाइव स्टॉक चैप्टर में, डिसबर्डिंग या जो डी हॉर्निंग, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि काऊ के जो हॉर्न्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है अर्ली एज में। तो आपने एमसीक्यूज के हवाले से, अभी ये 1-2 वीक्स में की जाती है जर्नली, बट अगर एमसीक्यूज आ जाए उसमें, अगर आपसे पूछे कि चिकन्स की क्या एज होनी चाहिए डबिंग के दौरान, डबिंग का मतलब है कि जब उसकी ये कॉम्ब वगैरह को रिमूव किया जाता है, तो आपने याद रखना है एमसीक्यूज के हवाले से 3 to 10 डेज। ठीक हो गया, 3 to 10 डेज। इन टाइम में, इस एज में अगर कोई बर्ड होगा, तो उसके ये रिमूव किए जाते हैं अर्ली। ठीक हो गया, तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है, मैंने देखा है ये काफी बुकलेट्स में ना क्वेश्चन निकला हुआ है। 3 to 10 डेज इसमें करना चाहिए, वरना 1-2 वीक्स में भी करते रहते हैं, ये एवरेज होती है इनकी एज। ठीक हो गया। अभी ये ग्रेट क्या होता है? ये हार्ड या स्टोन्स के पार्टिकल्स होते हैं जो फीड में खिलाए जाते हैं। अभी पोल्ट्री में दांत तो है नहीं, टीथ है नहीं, तो फिर ये जाके स्टोर हो जाता है। गिजर्ड जो होता है, जो स्टमक का पार्ट होता है, मस्क्यूलर स्टमक जिसको हमने कहा था, वहां पे, ताकि फीड वगैरह डाइजेस्ट हो सके उन जो है ना छोटे छोटे पार्टिकल से, तो उसे ग्रिट कहा जाता है। ठीक हो गया, तो ये लाइम स्टोन वगैरह होते हैं, ये ग्राइंडिंग बर्ड्स की फीड को ग्राइंडिंग करने में मदद देते हैं, ये फीड में मौजूद होते हैं ग्रिट। इसको भी नीचे देखते हैं। लीटर मटेरियल बताया है, जो मटेरियल होता है बेडिंग के लिए पोल्ट्री बर्ड्स के लिए, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोल्टिंग की भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, किसे कहा जाता है? शेडिंग एंड रिप्लेसिंग ऑफ फीदर्स। जो बर्ड्स के फीदर्स होते हैं उनको
वो गिराते हैं, जो ओल्ड वन होते हैं उनको रिप्लेस करते हैं न्यू वंस में, फीदर्स को। तो इस प्रोसेस को मोल्टिंग कहा जाता है। ठीक हो गया। ये भी आपने याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पेपर के हवाले से। पेपर के हवाले से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिनियोनिंग। पिनियोनिंग किसे कहा जाता है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ विंग्स या एम्प्यूटेशन द लास्ट ज्वाइंट ऑफ विंग। मतलब विंग्स वगैरह को रिमूव करना जो बर्ड्स के होते हैं, या उनको कट करना। इस जो है ना टेक्निक को क्या कहा जाता है? आपने याद रखना है, पिनियोनिंग कहा जाता है। ये आपने पेपर के हवाले से याद रखनी है। ठीक हो गया। पिनियोनिंग दोबारा बता रहा हूँ, जिसमें बर्ड्स के विंग्स होते हैं, उनके पार्ट्स को या उसकी टिप को कट किया जाता है। बट सिंपली क्या याद रखना है स्टेटमेंट में? जब भी आ जाए विंग से रिलेटेड के उनको जब रिमूव किया गया या सर्जिकली उनको कट किया गया, तो इस प्रोसेस को या इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पिनियोनिंग। ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है, ताकि बर्ड्स वगैरह ज्यादा दूर जो है ना फ्लाई ना कर सके। तो ये चीजें हैं, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इसमें जो आपको मैंने बताई। उसके बाद ये ब्रॉयलर एंड लेयर की स्ट्रेंथ्स, स्ट्रेंथ्स बोला जाता है जो सब टाइप्स या स्पेसिफिक जो ब्रीड जो होती है उनके टाइप्स होते हैं उनको कहा जाता है। ये मार्केट में यूज होते हैं, आपके काम के नहीं है। कि ब्रॉयलर के सब टाइप्स क्या हैं, ये इनके नाम दिए हुए हैं, स्टार प्रो, कोप्स। इनकी मदद से ये वो वहां पे ना ये मौजूद होते हैं। ब्रॉयलर है, आपको पता है ये मीट पर्पस के लिए होगा। तो मार्केट में जो इनके सब टाइप्स हैं ये उनके नाम है, ये लेयर के हैं, ये उनके टाइप्स हैं। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट चीज हमारी नहीं है। ठीक हो गया। ब्रीड्स की क्लासिफिकेशन क्या है? उनके क्लासेस ये भी हमने नाम वगैरह वहां पे पढ़े थे, जो है ना फिर दोबारा रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे। जो है ना एशियाटिक ब्रीड्स में क्या क्या है? लैंगशन है, असील है, ये क्या है? ये एशिया की ब्रीड्स हैं या इनको एशियाटिक क्लास में कंसीडर किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है मेडिटेरियन। मेडिटेरियन है मतलब ये मेडिटेरियन सी है यूरोप में, वहां से बिलोंग करती हैं, वहां से इनका नाम लिया हुआ है मेडिटेरियन ब्रीड्स। इनमें ये आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली है, बट ये पेपर में नहीं आते ब्रीड से रिलेटेड, पोल्ट्री से क्वेश्चन बट आएंगे। तो मेडिटेरियन से ये इस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है। तो मेडिटेरियन में कौन सी आती है? वाइट लेगोर। ठीक हो गया। जो लेयर के लिए आपको बताया था, बेस्ट ब्रीड कहलाती है। ठीक हो गया। लेयर जो है किसे कहा जाता है? जो एग देते हैं बर्ड्स उनको कहा जाता है। और उनमें बेस्ट कौन सी है? वाइट लेगोर। और ये किस क्लास में आती है? मेडिटेरियन में आती है। ये आपने याद रखना है। ये हल्की ब्रीड्स होती हैं, लाइट होती हैं। ठीक हो गया। और एग का कलर भी हमने इनका पढ़ा था, मेडिटेरियन का वाइट होता है जो शेल होता है, बाकियों का जो है ना ब्राउन में होता है और इनका वाइट में होता है। तो और इनकी क्लासिफिकेशन याद नहीं रखनी, बट आपको पता हो कि ये कहाँ से हैं। अमेरिकन, ये डुअल पर्पस आपको बताया था, ये मीट के लिए भी यूज होती हैं और एग्स के लिए भी यूज होती हैं। जिसमें ये रोड आइलैंड रेड है, जर्सी है, न्यू हेमिस्फायर है। तो ये इनके कुछ क्लासेस में आते हैं। बाकी इनकी क्लासिफिकेशन है मीडियम में, ये नाम ही क्लासिफिकेशन, और सॉरी इनके करेक्टर से क्वेश्चन नहीं आता कि ये क्या क्या है, इनको पहचाने का तरीका। इंग्लिश, इंग्लिश में आपने याद रखनी है ये कॉर्निश। एमसीक्यूज अगर बन सकते हैं इनकी ब्रीड से तो ये दो बन सकते हैं। एक जो ब्रॉयलर के लिए कौन सी है बेस्ट, वो है वाइट कॉर्निश। और ये आपने याद रखना है ये इंग्लिश क्लास में है। ठीक, किस क्लास में है? इंग्लिश क्लास में, इंग्लैंड वगैरह से। और जो मेडिटेरियन है वो, उनमें आपने याद रखना है ये लेगोर्न और ये लेयर के लिए बेस्ड है। और ये पूछ भी सकता है कि वाइट लेगोर कौन से क्लास में है? वो मेडिटेरियन क्लास में। तो एमसीक्यूज के हवाले से ये सिर्फ दो क्वेश्चंस इनसे ऐसे ही आ सकते हैं, बाकी कभी इनसे क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक हो गया। ये इंटरव्यूज में पूछते हैं, बाकी उसमें नहीं आता, रिटन फॉर्म में क्वेश्चन नहीं आते। अभी यहाँ पे आपने फोकस करना है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। ये यंग वन, इनका इंक्यूबेशन पीरियड, ये चीजें। अभी चिकन, चिकन का तो आपको पता है ये कॉक मेल होता है, हेन फीमेल होती है, चिक यंग वन को कहा जाता है, फ्लॉक इनका ग्रुप होता है। ठीक हो गया। यहां से आपने एक जो जितने बता रहा हूं वो याद रखने, सारे नहीं याद रखने। टर्की जो होता है, टर्की का आपने क्या चीज याद रखना है? यंग वन। टर्की का पेपर में आ सकता है कि यंग वन ऑफ टर्की क्या होता है? पोल्ट होता है। ये नाम आपने जहन में बिठाना है। पोल्ट यंग वन किसका है? टर्की का यंग वन है। एक एमसीक्यूज ये है इससे। पीकॉक वगैरह से याद नहीं रखना है।
और जो पिजन होता है, पिजन से क्या चीज याद रखनी है आपने, इसका भी यंग वन आपने याद रखना है, वो क्या है, स्क्वैब। स्क्वैब किसका यंग वन है, पिजन का यंग वन है। ये एडवांस लेवल के एमसीक्यूज हैं, बाकी पेपर में ये नहीं आते। और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो डक का है, क्योंकि इनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो आपने अभी से दूर करनी है। डक, डक का जो मेल होता है उसे कहा जाता है ड्रेक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डक के मेल को ड्रेक कहा जाता है, और फीमेल को डकी कहा जाता है, और यंग वन को डकलिंग कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। ठीक है। यहां से क्वेश्चन सिर्फ दो आ सकते हैं, डक से, डक का मेल पूछ सकता है, मेल होता है ड्रेक। फीमेल को छोड़ दें, फीमेल डक ही होती है, तो जो है ना, ये नाम नहीं याद रखना। दूसरा, डक का यंग वन याद रखना है, वो क्या होता है, डकलिंग होता है। ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा यूनिक नेम है, अलग से हटके, तो इसलिए बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। डक का यंग वन पूछ ले, डकलिंग, और डक का मेल पूछ ले तो उसे ड्रेक कहा जाता है। जो है ना, सबसे अगर मैं कहूँ ना, इन सारी टेबल से ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो यहाँ से क्वेश्चन लिया जा सकता है, डक से। ठीक है, क्योंकि ये पेपरों में आता रहता है, डक से रिलेटेड आपने याद रखना है। डक का जो मेल है उसे ड्रेक कहा जाता है, और जो यंग वन है उसे डकलिंग कहा जाता है। बाकी टर्की का आपने यंग वन याद रखना है, उसे पोल्ट कहा जाता है। और पिजन, जो उसका यंग वन है, उसे स्क्वैब कहा जाता है। ठीक हो गया। बाकी ये कोयल वगैरह ओस्ट्रिच का याद रखने की जरूरत नहीं। ये इनके कुछ यंग वन थे जो मैंने आपको बताया। ये कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, एक का वेट, इंक्यूबेशन पीरियड, ये कुछ बर्ड्स हैं, वहां पे तीन चार दिए हुए थे, आपको मैंने बताया था, ये हम आगे पढ़ेंगे जरूर। ठीक हो गया। ये चकोर, चकोर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो है ना, इसका 18 ग्राम एट वेट, 22 से 24 इंक्यूबेशन पीरियड, छोड़ दें इसको, ये इतना नहीं है पेपर के हवाले से। जितने बता रहा हूँ यहाँ से भी तीन चार वो याद रखने। चिकन तो आपको पता है, गेलस, ये पेपर 2023 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। गेलस डोमेस्टिकस, ये आपको बताया ऑलरेडी। 58 ग्राम्स हमने वहां पे पढ़ा था एनिमल रिफ्रेशर में, कि इनके अंडे का वेट होता है। ठीक है, कितना, 58 एनिमल रिफ्रेशर किताब में था। यहाँ पे कितना है, 56। तो अभी ऑप्शन में आपने देखना है, दोनों आपको ऑप्शन में नहीं देगा, ये याद रखिएगा। 56 देगा या 58 देगा, फिर वो आपने वहां पे डिसाइड करना है कि ऑप्शन में क्या है। बट ये एक के वेट, इंक्यूबेशन पीरियड तो पता है 21 दिन का। दूसरा, डक, डक का आपको इंक्यूबेशन पीरियड पता हो, फिर डक से रिवाइज करें, इसके मेल को ड्रेक कहा जाता है, यंग वन को डकलिंग कहा जाता है। ठीक है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड आपने जस्ट याद रखना है, वो कितना है, 28 डेज। कितना है, 28 डेज। जो इनके एक्यूरेट होते हैं ना, डायरेक्ट, ये एवरेज वाले कभी नहीं देता। ये जैसे 22 24 है, 41 45 है, ये नहीं आएगा। डायरेक्ट जिनका सीधे इंक्यूबेशन पीरियड्स हैं वो पूछे जाते हैं पेपर में। डक का 28 डेज। ठीक हो गया। और जो मस्कवे फाउल होता है, मस्कवे, यह भी बर्ड का एक टाइप है। इसका जो है ना इंक्यूबेशन पीरियड आपने याद रखना है, कितना होता है, 35 डेज। ठीक हो गया। कितना होता है, 35 डेज, ये मस्कवे का होता है। ऑस्ट्रिच का सबसे ज्यादा होता है, ऑस्ट्रिच का कितना होता है, 42 डेज। बट ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, आपने ये कोयल याद रखना है, कोयल का भी पेपर में आ सकता है। इसका होता है पूरे 17 दिन, 17 डेज। कोयल का कितना होता है इंक्यूबेशन पीरियड, 17 डेज। ठीक हो गया, ये भी आपने याद रखना है। और टर्की का भी कितना होता है, 28 दिन। तो डक और टर्की का इंक्यूबेशन पीरियड सेम होता है, 28 डेज। एक चीज ये याद रखनी है, चिकन का 21 डेज, ये अभी 25 में भी पूछा गया था। और जो मस्कवे होता है इसका होता है 35 डेज। ठीक होगा। और कोयल का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 17 डेज। अभी आते हैं कि साइंटिफिक नेम्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ये सिर्फ चिकन का पूछा गया है काफी पेपर्स में, बाकियों के नहीं आते। अगर पूछा जाए जो है ना साइंटिफिक नेम्स, तो आपको बताता हूँ जिनके आपने जहन में बिठाने। डक का पूछ सकता है, डक का ही ट्रिक आपने लगानी है, ये वाला भूल जाएं, याद नहीं होगा आपसे। एनस आपने याद रखना है, या अनस याद रखना है, किसी का नाम भी होता है। इस ट्रिक से याद रखें कि जिस ऑप्शन में अनस होगा वो डक का साइंटिफिक नेम है, अनस। ठीक हो गया। और तीसरा, दूसरा किसका पूछ सकता है, टर्की का साइंटिफिक नेम। ठीक है। टर्की का साइंटिफिक नेम में आपने ट्रिक लगानी है, मेलीग्रस। मेलीग्रस जिस ऑप्शन में होगा वो टर्की का साइंटिफिक नेम है। ये गेलापोवा भी इसके साथ होगा, जाहिर सी बात है। बट ये ट्रिक से एक ही वर्ड याद रखें ताकि आपको इजी याद हो जाए, एनस
या अनस जो है ये डक का साइंटिफिक नेम, और जो टर्की है उसका क्या है, मेलीग्रस। ये आपने ट्रिक्स से रिलेटेड जो है ना याद रखना है। तो ये तीन का पूछ सकता है, बाकी ये गोल्डन ईगल, गनिया फाउल, मस्कवे, इन सब का साइंटिफिक नेम नहीं आ सकता, ठीक है। बाकी ओस्ट्रिच का 42 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड, और इसका अंडा सबसे भारी होता है, ज्यादा होता है, 1600 ग्राम का होता है, 1.6 kg का, ओस्ट्रिच बर्ड का, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि जो है ना बर्ड्स में से किसका सबसे ज्यादा वेट होता है एक का। तो वो आपको पता है, वैसे भी ओस्ट्रिच दिखने में भी सबसे बड़ा ही है, 1.6 kg या 1600 ग्राम का इसका होता है, बाकी सबका कम होता है, ठीक है। तो ये फिर रिवाइज करवा रहा हूँ, चिकन का गैलस डोमेस्टिकस 56 to 58 ग्राम्स एक का अंडे का वजन होता है, और जो इंक्यूबेशन पीरियड आप सबको पता है 21 दिन। डक का अनस, ठीक हो, अनस करके याद रखना है, उसका साइंटिफिक नेम है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 28 डेज है, ठीक है। और उसके बाद, और जो हमने याद किया था वो मस्कवे बर्ड था, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 35 डेज, ठीक है। और ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का एक का वेट जो है 1.6 kg या 1600 ग्राम, और इसके इंक्यूबेशन पीरियड है 42 डेज। और जो कोयल है इसका आपने जस्ट इंक्यूबेशन पीरियड याद रखना है 70 डेज। कोई भी बर्ड दे दे कोयल के साथ, आपने याद रखना है कोयल आ गया 70 डेज, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। टर्की, टर्की का मेलीग्रस आपको बताया साइंटिफिक नेम, और जो है इंक्यूबेशन पीरियड इसका भी डक की तरह 28 दिन होता है। तो ये कुछ आपने जहन में बिठाने इंक्यूबेशन पीरियड, जो इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से आते रहते हैं। बाकी ये पीकॉक वगैरह, पिजन, इन सब का इंक्यूबेशन नहीं पीरियड पूछता ही नहीं है, ये आपने याद रखने हैं। इंशाल्लाह क्वेश्चन जब भी इंक्यूबेशन पीरियड से पोल्ट्री में आएगा, आपको इन चार पांच जो बताएं इनसे ही आएगा, इनसे बाहर नहीं आएगा। उसके बाद क्या टेबल है, पोल्ट्री ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस, ये भी आपने जहन में बिठाने हैं, ये भी हमने पढ़े हुए। सबसे पहले क्रॉप, क्रॉप प्रोवाइड स्टोरेज फॉर कंज्यूम फूड, फूड मॉइस्टेंड एयर एंड सॉफ्टन स्लेवरी माइलेज। सारी चीज़ों को भूल जाएं, पोल्ट्री के क्रॉप को याद रखने के लिए आपको बताया था, ये डाइजेस्टिव का पार्ट है सिस्टम का, जहाँ पे फूड जो है टेम्पररी स्टोर होता है, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन आपको दिखाया भी था, इसी फॉर्म में आया हुआ है। टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड कहाँ पे होता है, जो है ना स्टमक में जाने से पहले फूड जो है टेम्पररी स्टोर होता है, और जिस जगह पे होता है उसको क्रॉप कहा जाता है, ठीक हो गया। ये एनलार्ज्ड पार्ट होता है बर्ड्स में, तो जो है ना उससे क्रॉप कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। जस्ट यहाँ पे ऐसे समझेंगे फूड स्टोरेज की बैग है ये। उसके बाद स्टमक के दो पार्ट्स आते हैं, एक आता है प्रोवेंटिकुलस, दूसरा आता है गिजर्ड। ये अभी हमने अच्छे से पढ़ा हुआ था वहां पे डिटेल में। प्रोवेंटिकुलस यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज आल्सो कॉल्ड ग्लैंड्यूलर स्टमक, ये बताया था, इसको ग्लैंड्यूलर स्टमक भी कहा जाता है। इसका ये कहाँ पे होता है, क्रॉप और गिजर्ड जो होता है इसके बीच में ये आता है प्रोवेंटिकुलस। ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद देता है। यहाँ से आपको दो चीजें बताई थी कि यहाँ ये जो प्रोवेंटिकुलस होता है HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजेन एंजाइम्स ये प्रोड्यूस करता है। क्यों करता है कि जो है ना उन फूड वगैरह में अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह आ चुका है तो उसको ये मार देता है। जैसे हमारा स्टमक होता है ना ह्यूमंस का, उनमें भी ये HCl की सिक्रेशन होती है, ताकि एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, ताकि उनमें अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको जो है ना किल किया जा सके, या जितने भी एंजाइम्स वगैरह हैं या प्रोटीन्स हैं उनको ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ से मैंने आपको वहां पे भी एक चीज बताई थी, केमिकल डाइजेशन है, ये क्या है, केमिकल डाइजेशन है, जहां से HCl, ये पेप्सिनोजेन, ये एंजाइम्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। तो क्वेश्चन को वो थोड़ा सा मोल्ड कर सकता है कि केमिकल डाइजेशन बर्ड्स में कहाँ पे होती है, तो आपका क्लियर होना चाहिए प्रोवेंटिकुलस में होती है, ठीक है। कहाँ पे होती है, प्रोवेंटिकुलस में होती है केमिकल डाइजेशन, जहाँ पे जो है ना बैक्टीरिया वगैरह को HCl किल करता है, एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाता है। और पेप्सिनोजेन क्या करता है, प्रोटीन्स को, स्मॉलर पेप्टाइड्स वगैरह, ये स्ट्रक्चर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर पार्ट्स में, ठीक हो गया, पेप्सिनोजेन। तो ये क्या हो रही है, केमिकल डाइजेशन हो रही है, ताकि बर्ड्स की जो है ना डाइजेशन या फूड जो है गिजर्ड तक अच्छे तरीके से जाए। उसके बाद आता है गिजर्ड। गिजर्ड का भी हमने नाम पढ़ा था,
इसको कहा जाता है मस्क्यूलर स्टमक। क्या कहा जाता है? मस्क्यूलर स्टमक कहा जाता है इसको। ये क्या करता है? यहाँ पे फूड की मैकेनिकल डाइजेशन होती है। ये दो एमसीक्यूज न्यू बता रहा हूँ, ये पेपर में कभी नहीं आए हैं। एक तो केमिकल डाइजेशन प्रोवेंटिकुलस, और मैकेनिकल डाइजेशन गिजर्ड में। गिजर्ड का काम क्या होता है कि यहाँ पे ये जो मैंने बताए थे ना, ग्रेट जिसे कहा जाता है, ये स्मॉल हार्ड फूड होता है या स्टून्स की शेप में होता है, स्मॉल स्टून्स की तरह होता है। ये फूड ग्रेन्स में मौजूद होते हैं, ये यहाँ पे गिजर्ड में आके स्टोर होते हैं। क्यों? क्योंकि बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते। दूसरे एनिमल्स में देखेंगे इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उनमें टीथ होते, वो फूड को क्रश करते। तो यहाँ पे टीथ नहीं होते, तो वो क्या होता है, ग्रेट की प्रेजेंस होती है गिजर्ड में, जो फीड को ग्राइंडिंग का काम करता है। तो यहाँ पे काम क्या होता है, गिजर्ड में फीड जो आती है या जो फूड आता है, वहां पे ग्राइंड होता है गिजर्ड में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। फिर जो प्रोटीन्स यहाँ पे पेप्सिनोजन में गिजर्ड में प्रोटीन्स आए, उनको इसने स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ दिया परवेंटिकुलस ने। उसके बाद फिर जाहिर है फीड गिजर्ड में आएगी। गिजर्ड फिर उसको और दोबारा तोड़ेगा, जिसको कहा जाता है प्रोटोलाइसिस। प्रोटोलाइसिस किसे कहा जाता है? कि ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स। तो जो टूट के आए हैं प्रोटीन्स, फिर उसको दोबारा ग्राइंड करेगा, जिसको प्रोटोलाइसिस कहा जाता है। तो ये आपने बस याद रखना है सिंपली। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? कि ये फीड को ग्राइंड करता है। गिजर्ड क्या करता है? ग्राइंड करता है, और इसको मस्क्यूलर स्टमक कहा जाता है। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। सेरेंक्स। सेरेंक्स इज जो वोकल साउंड वगैरह प्रोड्यूस होता है ना बर्ड्स में, ये हमने एनिमल फिजियोलॉजी में भी आपको बताया था। जो साउंड वगैरह प्रोड्यूस होता है बर्ड्स में, आपने देखा होगा काफी जो दरख्त होते हैं वहां पे भी बर्ड्स जो है ना अपनी खूबसूरत आवाज में गुनगुनाते हैं। तो ये सेरेंक्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। ये बर्ड का आर्गन है जिसे सेरेंक्स कहा जाता है। साउंड प्रोड्यूसिंग आर्गन होता है सेरेंक्स। और जितने दूसरे एनिमल्स होते हैं उनमें लेरेंक्स होता है, जो है ना उनको साउंड प्रोड्यूसिंग आर्गन आर्गन कहा जाता है दूसरे एनिमल्स में। बट बर्ड्स में सेरेंक्स होता है जो साउंड प्रोड्यूसिंग होता है। बाकी डायाफ्राम एंड लिम्फ नोड आर एब्सेंट इन बोथ इन फाउल। ये डिटेल में नीचे पढ़ते हैं। वेटल एंड कॉम्ब जो आपको बताया था, इसका काम क्या होता है? ये थर्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, हीट मैकेनिज्म का पोल्ट्री बर्ड्स में। ठीक हो गया, मतलब बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट करते हैं, ब्लड फ्लो वगैरह को ये काम करते हैं, जिसको थर्मो रेगुलेशन कहा जाता है, जो है ना, ताकि बर्ड्स जो है ना हार्ट वगैरह रहें तो वो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर सके। तो ये वेटल एंड कॉम्ब थर्मो रेगुलेशन के लिए होता है। ये इतना इसका इंपॉर्टेंट चीज नहीं। ओवरीज, ये भी हमने रिप्रोडक्शन सिस्टम में पढ़ा था ओवरीज के बारे में। इन ऑल पोल्ट्री बर्ड्स, एमसीक्यू सिर्फ यहां से एक ये कि लेफ्ट ओवरी ओनली एक्टिव या फंक्शनल। दो ओवरीज होती हैं, लेफ्ट एंड राइट, आपने याद रखना है। बर्ड्स के केस में, फाउल के केस में, ओनली जो लेफ्ट ओवरी होती है वो फंक्शनल होती है, जहां से फॉलिकल्स वगैरह बनते हैं, जो है ना योक वगैरह फिर आता है। ठीक है, तो ओवरी का से रिलेटेड एमसीक्यूज क्या है कि बर्ड्स में जस्ट लेफ्ट ओवर ही एक्टिव होती है, और ये भी हमने डिटेल में पढ़ा था। बट फिर जो है ना इनके पार्ट्स ये भी हमने पढ़े थे, इन्फंडिब्युलम, मैग्नम, इस्थमस, शेल ग्लैंड। इसको दूसरा नाम क्या दिया था? यूट्रस का। ठीक है, यूट्रस या वजाइना। इन्फंडिब्युलम में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। मैग्नम, मैग्नम यहाँ से योक की सिक्रेशन होती है, ओवरी से जो योक आता है वो इन्फंडिब्युलम में आता है। ये भी आपको बताया था, एनिमल रिफ्रेशर वाली किताब है। मैग्नम से जो अल्ब्यूमिन होता है, वाइट पोर्शन होता है एग का, वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कहाँ से सीक्रेट होता है? मैग्नम से होता है। इस्तमस, जो शेल होता है बाहर अंडे का, जो ये वाला शेल है ये, इसमें एक मेम्ब्रेन होती है अंदर, उसे शेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। वो कौन सीक्रेट करवाता है? इस्तमस करवाता है। यह भी ओविडक्ट का पार्ट होता है। ठीक है, इस्तमस ये शेल मेम्ब्रेन को सीक्रेट करवाता है। और जो शेल ग्लैंड होता है, जिसको यूट्रस भी कहा जाता है, और ये शेल की प्रोटेक्शन करवाता है, या उसमें जो पिगमेंट्स वगैरह हैं उनकी सिक्रेशन करवाता है। और वजाइना ये स्पर्म स्टोरेज या एग ट्रांसपोर्ट वगैरह या उसको डिस्चार्ज करने का काम करती है। ठीक है, तो ये आपको बताए हुए थे पहली टेबल में, पहली क्लास में पोल्ट्री में हमने ये चारों चीजें पढ़ी थी, पांचों, जिनमें आपको फंक्शंस और इनका टाइम भी बताया था, और यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखनी। ये वही चीज है, टाइम फॉर एग फॉर्मेशन इन चिकन हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। योग, ओवरी, ओवरी से आता है, ओवरी में बनता है 7 से 9 घंटे, ये याद नहीं रखना है। थिक म्यूकाइन,
योग कहाँ पे फिर आके सीक्रेट होता है इनफंडिबुलम में, उसे थिक म्यूकाइन किसे कहते हैं? ये स्टिकी सीक्रेशन होती है। ये इसने यहाँ पे अलग करके लिखा है, क्या होती है? स्टिकी सीक्रेशन होती है जो इनफंडिबुलम में प्रोड्यूस होती है, ताकि इनफंडिबुलम लुब्रिकेट हो सके और योग को अच्छे तरीके से होल्ड कर सके। तो वहां पे थोड़ा सा म्यूकस प्रोड्यूस होता है जिसको थिक म्यूकाइन कहा जाता है, ये इनफंडिबुलम में होता है। तो आपने ये जस्ट योग वाला ही याद रखना है जो आपको एनिमल रिफ्रेशर में बताया था, ये थिक म्यूकाइन वगैरह में नहीं पढ़ना है। तो कहा कितना टाइम लगता है आपको बताया था, 15 से 30 मिनट लगते हैं यहाँ पे इनफंडिबुलम में। अल्ब्यूमिन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? एक का मैग्नम में 2 से 3 घंटे, 3 घंटे वहां पे लिखे हुए थे, 3 घंटे लगते हैं यहाँ पे बनने में। शेल जो मेम्ब्रेन है वो इस्तमस में, यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा लगता है इस्तमस में शेल मेम्ब्रेन को बनने में। उसके बाद जो शेल है, ये शेल ग्लैंड में बनता है जिसको यूट्रस भी कहा जाता है, 21 घंटे हमने वहां पे पढ़े थे, या 19 से 20 घंटे, तो ये सबसे ज्यादा होता है। तो फिर जो म्यूकस लास्ट में बनता है ब्लूम, जिसे वो वजाइना में होता है, और इससे सिर्फ 10 मिनट ही लगते हैं। तो कहने का मकसद यहाँ से फिर रिवाइज करवा रहा हूँ कि सबसे ज्यादा टाइम किस में लगता है? वो लगता है यूट्रस में, जिसे शेल ग्लैंड कहा जाता है। 19 से 20, 21 घंटे लगते हैं शेल को बनने में। और दूसरा एमसीक्यूज क्या आता है? वाइट पोर्शन जैसे अल्ब्यूमिन कहा जाता है, वो कहाँ पे जो है ना प्रोड्यूस होता है, या उसकी फॉर्मेशन होती है मैग्नम में होती है। और इन्फंडिब्यूलम ये यो को सीक्रेट करवाता है, या जो है ना होल्ड करता है, या जो है ना यो को कैच करता है ओवरी से। और इसमें 15 से 30 मिनट लगते हैं। स्तमस में 1 घंटा लगता है या 1.5 घंटा लगता है, जो शेल की मेम्ब्रेन है वो बनती है यहाँ पे। ठीक हो गया? बाकी वजाइना से फिर वो सीक्रेट हो जाता है बाहर। तो ये आपने याद रखना है, ये हमने ऑलरेडी चीजें पढ़ी हुई थी बट फिर अभी आपको रिवाइज करवा दी जो है ना। ये आज तक यहाँ करते हैं, 1 मिनट बचा है। फिर जो है ना इंशाल्लाह कल हम शुरू करेंगे ये पोल्ट्री हाउस की रिक्वायरमेंट्स, इसके बारे में। ये भी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, बट यहाँ पे इसने थोड़ा अलग फॉर्मेशन में लिखी है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कल ही पढ़ेंगे वायरल डिजीज के नाम और बैक्टीरियल डिजीज। ठीक हो गया? तो आज आपने ये जो है ना चीज़ें देखनी है ताकि आप इसको रिवाइज भी कर सकें। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज जो इम्पोर्टेंट थी वो हमने पढ़ी। उसके साथ ये रिकॉर्डिंग को यहाँ ख़त्म कर दें।